नमस्कार, आप देख रहे हैं सुर्खियों से आगे। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। देखिए, प्योर लैंग्वेज कहा जाता है मैथ्स को, क्योंकि उसमें 1+1=2 ही होता है और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सियासत में 1+1 2 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, और सियासत चाहे तो 34, 66, 79 कुछ भी हो सकता है। 1-2 का 4, 4-2 का 1 जो एक नायक गाना गाता था। सियासत आंकड़ों में उसी तरह की बाजीगरी अपने हिस्से की ढूंढ लेती है। वोटिंग परसेंटेज मरुधरा की 12 सीटों का किसी से छिपा नहीं है। सिर्फ एक व्यक्ति ने दावा किया है कि उसने उसे सॉल्व कर लिया। उसके अलावा जितना हम देख पा रहे हैं, हर कोई एक दबाव में महसूस हो रहा है, दिख रहा है। आज वोटिंग परसेंटेज को डिकोड करने की कोशिश करेंगे, साथ ही जो अन्य सुर्खियां रही हैं, जो उतनी हेडलाइंस चैनलों में नहीं बन पाई, उनको भी टच कर उनके आगे पीछे झांकने की कोशिश करेंगे। लेकिन शुरुआत वोटिंग परसेंटेज से ही। मेरे साथ राहुल अवस्थी, बीके शर्मा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बीके, सबसे पहले ये तो फैक्ट है कि हम उस दौर से आगे बढ़ चुके हैं जब वोटिंग परसेंटेज कम या ज्यादा पर ये पता होता था कि यही होने वाला है, यही सिनेरियो है। लेकिन ये जो वोटिंग परसेंटेज है, ये कुछ अलग ही तरह का सिनेरियो है। ममता बनर्जी कहीं बैठकर बोल रही होंगी, खेला हो बे। हाँ, ये पहली बार ये नज़र आ रहा है कि पहले मानते थे कि ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज रहता है तो बीजेपी को इसका फ़ायदा होता है और कम होता है तो कांग्रेस को इसका फ़ायदा होता है। लेकिन यहाँ समझ में बीजेपी की ओर से ये जुमला आया है कि लोगों ने ये मान लिया था कि भारतीय जनता पार्टी को जब जीतना ही है तो कांग्रेस के वोटर्स, जो आमतौर पर उसका जो वोट बैंक है, उसने वोट नहीं डाला। कांग्रेस तो कह रही थी करा क्यों रहे हो चुनाव। तो एक ये भी है। लेकिन दूसरी तरफ जो रणनीतिकार हैं वो लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस को शायद इससे फ़ायदा हो सकता है, जो पारंपरिक सोच है एक, उसके देखा जाए तो। लेकिन अभी ये बहुत सारे कयास, अगर ये आपको 65 से ज़्यादा वोटिंग होती तो शायद ये चर्चा नहीं होती। लेकिन अब ये चर्चा तो 4 जून तक जारी रहेगी। और हर स्टेट में, अच्छा सिर्फ मरुधरा की बात नहीं है, हर स्टेट में वोटिंग परसेंटेज कम है। आपने 1-2 का 4 कहा था, मैं बता रहा हूँ आपको, ये 4-2 का 1 हो गया है। क्या हुआ है, कैसे हुआ है, किसी को समझ में नहीं आ रहा। हम लोग भी जो एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे थे स्वप्निल, उससे बहुत कम वोट पड़े हैं। अगर ये मान लीजिए 65 भी होते, 63 भी होते तो कुछ कैलकुलेशन लगाने की गुंजाइश रहती। ये तो धड़ाम है, 10% का सीधा डिप है। अब वो 10% गया कहाँ, जो एब्सेंट थे वो किसके थे, ये समझ पाना, इसका कैलकुलेशन कर पाना। 6%, लेकिन आप उसको समझिए कि एवरेज है ना, यहाँ वहाँ से कई जगहों पे सीधा 10% का डिप है। अब इतना ज्यादा अगर डिप है तो फिर वो गया कहाँ, ये समझ पाना, मेरे लिए तो एक कैलकुलेशन कर पाना मुश्किल है कि आप सीधे ये पकड़ लें कि ये जो जत्था था, ये जो वोट्स थे, ये थैला था, वो किसका था और वो नुकसान जो है वो किसका हुआ है, और फायदा तो खैर आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। जब लोग ऐसा है ना, आपको वो बयान याद है कि थैला तो गहलोत का था लेकिन माल मोदी का था। ये आंकड़ा उसी टाइप का, थैला पता नहीं किसका और माल पता नहीं किसका है। बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अब तमाम राजनीतिक दल, आप देखेंगे कांग्रेस के अंदर सेकंड फेज के अंदर एक अलग ऊर्जा का संचार आप पाएंगे, और उसके पीछे कारण ये होगा कि क्योंकि ये अनसर्टेनिटी बीजेपी के घर में, उनकी चार दीवारी में ये घर कर गई है कि जो कुछ हुआ है ये एक्सपेक्टेड नहीं था। वो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसा कुछ होगा। उन लोगों को ये मानना था। लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेस भी इस आंकड़े में अपने लिए खुशखबरी ढूंढ नहीं पा रही है। मैंने कल डिबेट लिया, कांग्रेस ठीक है, एक एक्साइटमेंट है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा हम एक्साइटेड क्यों हैं। आप फैक्ट मानिएगा, मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि वो खुश तो नजर आ रहे हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है वो खुश क्यों है। एक डर उन्हें भी सता रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों ने हमें चुना नहीं है, ठीक है वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, ये डर कांग्रेस को सता रहा है। आपने देखा होगा देश में भी और राजस्थान में भी 2-3-4% का जो स्विंग होता है ना वोटों का, वो बहुत सारे परिणाम बदल देता है। इसी जगह अगर 10% का राहुल बता रहे हैं तो 10% के बाद में ये मतलब 4-5% तक भी होता तो कुछ उसमें अनुमान लगाए जा सकते थे। अभी थोड़ा सा अनुमान लगाने में शायद समय लगेगा, या फिर अपने अपने अनुमान हैं उनको कोई आपको फुल प्रूफ या ऐसा ऑथेंटिक या तार्किक आप अनुमान नहीं मान सकते। केवल अपने अपने अनुमान है। अनुमान लगाने के बाद में हर अनुमान लगाने वाला 4 तारीख का इंतजार करेगा कि क्या मैं सही था। और हर सीट पर अलग अलग फैक्टर्स रहे हैं। 12 की 12, ऐसा नहीं है कि कोई कॉमन फैक्टर रहा है।
हर सीट पर अलग अलग फैक्टर रहे हैं जिसकी वजह से वोटर्स डिमोरलाइज नजर आते हैं। कहीं पर वोटर्स व्यक्तिवाद को नकारते दिखे हैं, कहीं पर वोटर्स जातिवाद को नकारते दिखे हैं, कहीं पर वोटर्स इस रूटीन की पॉलिटिक्स को नकारते दिखे हैं। इसीलिए इसका एक टोटल सम अप नहीं किया जा सकता। पर इसके बावजूद जब आपने ये कहा कि कांग्रेस एक्साइटेड होगी सेकेंड फेज के लिए और बीजेपी इस बात को जानती है, इसलिए आज का वो डायलॉग काफी सुर्खियां बटोर रहा है जब अमित शाह अपनी दोनों सभाओं में वो ये कहते हैं कि 12 सीटों का परिणाम क्या होने वाला है जानते हैं आप? 12 की 12 हमको आ रही हैं। बिल्कुल, और ये कॉन्फिडेंस तो उनको दिखाना ही पड़ेगा, और कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं कॉन्फिडेंस। को देना पड़ेगा। और ये उनकी जो बात है ये इसी चीज़ का परिचायक है कि उनको अपने कार्यकर्ताओं को ये कॉन्फिडेंस देना है कि अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये 12 की 12 हमारी है, बाकी की 13 पे काम कीजिए, वो भी हमारी हो जाएंगी। हालांकि सेकंड फेज़ के अंदर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल पाती है फर्स्ट फेज़ की जितनी भी सीट्स पे उन्होंने चुनाव लड़े हैं उनसे। लेकिन जो डिप हुआ है, जो फॉल हुआ है, फॉल ऑफ जो वोटिंग परसेंटेज कम हुई है, ये कई सियासी पंडितों की नींद उड़ाने वाली है। समझ में नहीं आ रहा हुआ क्या, क्यों हुआ। खासतौर पे चुनाव आयोग जिस तरह के प्रोग्राम्स चला रहा था, इतने सारे प्रोग्राम्स चलाए, बावजूद इसके इतना वोटिंग परसेंटेज क्यों गिर गया? एक कारण जो है जिसके ऊपर कहते हैं तार्किक कारण है जो बीके खोजने की कोशिश कर रहे हैं, वो है शादियां थी और उन शादियों से लोग लौट नहीं पाए। और एक वजह तो ये हमेशा रहती है कि विधानसभा चुनाव की अपेक्षा जो लोकसभा चुनाव होते हैं उसमें राजस्थान में वोट्स थोड़े से कम पड़ते हैं, लेकिन इतने कम पड़ेंगे और शादियों में इतने लोग मशगूल हो जाएंगे, ये तर्क भी थोड़ा खोजना मुश्किल हो जाता है। आप देखिए फर्स्ट टाइम वोटर्स कितने जुड़े। नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, एक फर्स्ट टाइम वोटर्स की संख्या कितनी बड़ी है, वो भी टर्न आउट नहीं किया। और आप जो दिलचस्प एंगल डाल रहे हैं उससे पहले मैं एक बात बता दूं, राम मंदिर में जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा थी, मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगा था कि इस बार मतदान का प्रतिशत हर रिकॉर्ड को तोड़ने वाला है। ठीक है, राम मंदिर के मुद्दे पर नहीं, 400 पार का एक्साइटमेंट नहीं, न्याय पत्र का एक्साइटमेंट नहीं, किसी चीज का एक्साइटमेंट नहीं। इतना ठंडा माहौल होता कब है? एक और बात आई है कि एक तो वीकेंड पर फ्राइडे को कम से कम इलेक्शन नहीं होने चाहिए, क्योंकि कल तो ऐसी कोई फिल्म भी नहीं आई है बीके भाई। सैटरडे और संडे इसके बाद में लोगों ने यहाँ से बाहर आउटिंग के लिए लोग फ्राइडे को निकल गए। और ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मेरी आज बात हुई है, कुछ बैंक एम्प्लॉयज़ हैं, ऐसे लोगों से बात हुई है, बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं, उन्होंने एक दिन छुट्टी पर फ्राइडे संडे सैटरडे। तो ये भी बात है कि वीकेंड पर कम से कम फ्राइडे या सैटरडे को इलेक्शन नहीं होने चाहिए। लोग छुट्टी पर निकल जाते हैं। लोग पुष्कर चले गए जयपुर से और पुष्कर में बुक हो गए, सारे रिजॉर्ट्स फुल है। ये एक एंगल है, ये दिलचस्प बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो लोगों ने इसकी जगह शायद ये व्यस्त जिंदगी और शहरी जीवन में जो भाग दौड़ है, लोगों को लगता है इलेक्शन से ज़्यादा 3 दिन का। गांव वालों के लिए कौन सा वीकेंड? गांव की वोटिंग में भी डिप आया है। पर ग्रामीण अंचलों में वोटिंग टर्नआउट शहरों से कम है, जबकि अधिकतर ग्रामीण वोटर टर्नआउट ज्यादा होता है। हाँ, वहाँ हमेशा ज़्यादा रहता है। तो ये उत्साह की बात, तो वहाँ शायद शादियाँ ज़्यादा है, वहाँ शादी वाला फैक्टर है। चलिए, ये तो एक अबूझ पहेली है कि ये आंकड़े आखिर अपने भीतर छिपा कर क्या रखे, अबूझ ये एक अबूझ सी पहेली है। इस पर कितना ही सुर्खियों के आगे और कितना ही सुर्खियों के पीछे जा सकते हैं, लेकिन एक चीज पर मैं आपको सुर्खियों से आगे ले जाने वाला हूं। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों में एक एक खेमे जश्न में डूबे और वो दोनों ही खेमे अपनी अपनी जगह बिल्कुल मस्त हैं, है ना। वो दोनों के दोनों अपने परिवार को, जैसे कह रहे हैं, परिवार के साथ में वीकेंड मनाने के लिए चले गए, तो वो अपने परिवार के साथ बिल्कुल खुश हैं। अच्छा है, ये उनकी मौजूदगी का भी एहसास कराने का वक्त आ जाता है। उनको लगता है, उनको ये कहने की गुंजाइश बन जाती, जिनका भी आप बात कर रहे हैं, दोनों जो एक एक खेमा जो एक एक नंबर पे हुआ करते थे, वो एक एक नंबर वाले लोग अब ये कहने की पोजीशन में आ जाएंगे, देखो जब हम नहीं होते तो क्या होता है, हम होते हैं तो चीज़ें बदलने की स्थिति होती है और हमारे अंदर वो मादा है। तो वो एक तरीके से नॉन वर्बली भी केंद्रीय नेतृत्व से ये संवाद स्थापित कर पाएंगे या ये बात अपनी पहुंचा पाएंगे कि हमारी गैर मौजूदगी के कारण ये आप देख रहे हैं कैसा डिप देखने को मिला है। और लेकिन मैं इस पे तड़ से काउंटर कर देता हूँ एक सिंपल सी बात पे कि ये सिर्फ मरुधरा का फिनोमिना नहीं था, ये एमपी में भी हुआ है, तो एमपी में भी तो नंबर 1, हाँ यूपी में भी हुआ है नंबर 1। है ना। ये दिलचस्प बात है कि जहाँ बीजेपी की सरकार है या बीजेपी एनडीए गठबंधन की सरकार है, महाराष्ट्र है, वहाँ कम हुआ है। ये एक चर्चा का विषय, आप इस पर बहस कर सकते हैं।
ये क्या वजह है? ये वजह जरूर भारतीय जनता पार्टी को और उसके रणनीतिकारों को खोजनी होगी। अब मैं उन सुर्खियों की तरफ बढ़ते हैं जिन पर बातचीत बेहद ज़रूरी है। अगर मरुधरा की सबसे हॉट सीट्स की बात की जाए तो 2-3 में से एक तो बाड़मेर जैसलमेर है, ये तो तय है। बाड़मेर जैसलमेर जिसके देश भर में चर्चाएं हो रही हैं। आज क्यों चर्चा हो रही है? आप देखिए उधर पाकिस्तान का एंगल भी आ चुका है, उधर देशद्रोही एंगल भी आ चुका है, आज एक जाट एंगल आया। दरअसल सोशल मीडिया पर यह चल रहा है कि जाट समाज की एक बैठक हुई। कहाँ हुई, किसने ली, कब हुई, किसी को नहीं पता है, ठीक है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि जाट समाज की एक बैठक हुई और जाट समाज ने यह फैसला लिया कि हम जाएंगे साहब बीजेपी के साथ, कैलाश चौधरी को जिताना है। और किस किस का समर्थन मिला है? तो समर्थन मिला है साहब हेमाराम चौधरी से और हरीश चौधरी से। तो हरीश चौधरी और हेमाराम चौधरी एक वीडियो बनाते हैं, ये बोले भैया ये सब भ्रामक है, हम कांग्रेस के साथ हैं, हम तो देखो उम्मीदवार आराम ही जीत रहा है। और जाट समाज से कहेंगे कि इस बहकावे में ना आए, हमें भी बताएं कि ये बैठक कहाँ हुई है। तो बैठ के भी सियासत करती हूँ। देखिए, समाज की एक बैठक होना आम बात है। आप ये कहिए कि समाज एक प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी बात रख दे, बहुत कठिन बात है, क्योंकि तमाम समाज के लोग जो होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी और माइंडसेट के साथ में। बशर्ते अंदर से समाज के अंदर, क्योंकि सबके रोटी बेटी के रिश्ते हैं, परिवार के अंदर बातें होती हैं, दूरभाष से बात होती है, कई बार ये बातें इधर से उधर पहुंचाई भी जाती हैं और कहलवाई भी जाती हैं। अफवाह के पीछे साजिश भी होती है, अफवाह के पीछे साजिश भी होती है। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो इसके पीछे मैं तर्क ये पाता हूं, जिस तर्क को हमेशा बीके खोजते रहते हैं, वो तर्क में ये पाता हूं कि इस बार जाट समाज में डर इस बात का है कहीं हमारा जो वोट है वो डिवाइड होने के कारण दोनों ही हमारे प्रत्याशी हैं, जाट समाज से आने वाले दो प्रत्याशी हैं, अगर आप एक तीसरे प्रत्याशी को छोड़ देते हैं तो उन दोनों ही प्रत्याशियों का वोट डिवाइड होने से किसी तीसरे को फायदा नहीं हो जाए। और उस तीसरे की कम्युनिटी के साथ में जाट समाज की कम्युनिटी का किस तरह का क्लैश है, ये उस इलाके में ये हम जानते हैं। जरूर ऐसा हो सकता है, बशर्ते बड़े नेता आकर के सफाई दें, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये चीज पास ऑन की गई हो, चाहे वो एक के लिए हो चाहे दूसरे के लिए हो, कि साहब हमारा वोट डिवाइड नहीं होना चाहिए, बंटना नहीं चाहिए, ताकि समाज का ही व्यक्ति, चाहे तुम आओ चाहे हम आए, रहे समाज का ही व्यक्ति जो पावर में हो और जो जीते। तो यही बात कन्वे करने की कोशिश हो सकता है उस इलाके में हुई हो, क्योंकि वहां जो सियासी खिचड़ी बनी है अभी, ऐसी खिचड़ी है, ऐसी खिचड़ी है, आप गांव में जाएंगे कोस कोस में पानी बदलता है, यहाँ 4 कदम चलिए बाड़मेर की पॉलिटिक्स बदल रही है। एक एक सीट के सियासी पहलुओं को आप बहुत अच्छे से समझते हैं। कुछ एक पॉइंट्स हैं जो मैंने रीड किए, जैसे बाड़मेर जैसलमेर में जो जाट समाज है वो अधिकतर सत्ता के साथ जाता है ना। अब अगर वो एकजुट रहने की बात कर रहा है तो वो सत्ता के साथ जाएगा, तो यही तो समाज वाली बैठक कह रही है कि कैलाश चौधरी को वोट दो। लेकिन ये बाड़मेर की सीट जो हुई भी है कि नहीं पता नहीं। मैं आपको बता दूं कि बाड़मेर में हमेशा से ये जाट और राजपूत के बीच में ही वहाँ पर जंग होती है। दूसरी तरफ क्या होता है कि मोदी फैक्टर इस्तेमाल होता है वहाँ पर, और वो जो दूसरी ओबीसी और दूसरी जो जातियाँ हैं जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है उसके साथ मिलकर, या तो वो राजपूत या जाट जिसको भी चौधरी वोट देते हैं, तो वो निकल जाता है, उनका कोई समीकरण इस तरह का बन जाता है। इस बार पेच यहाँ फंसा है कि ये भाटी एक और राजपूत है और वो निर्दलीय वहाँ पर आ गया, फिर दूसरे तो ये एक अलग तरह का स्थिति वहाँ पर, इसलिए इसी चर्चा इसलिए शायद। अब मैं आपको लेकर के जाता हूँ 2014 में जसवंत सिंह जसोल चुनाव लड़ रहे थे, हरीश चौधरी चुनाव लड़ रहे थे, 2009 में जीते थे और डिफेंड कर रहे थे अपनी सीट को, और कांग्रेस से बीजेपी में आए कर्नल सोनाराम चुनाव लड़ रहे थे बीजेपी की तरफ से। जीता कौन? कर्नल सोनाराम। जाट वोट डिवाइड हुए? नहीं हुए। दूसरे नंबर पे कौन रहते हैं? जसवंत सिंह जसोल, और हरीश चौधरी जो सीट को डिफेंड कर रहे थे वो जाते हैं तीसरे नंबर पे। अगर ये कहा जाए कि जाट वोट अगर उस वक्त डिवाइड हुआ करते, क्योंकि थंपिंग जो, लेकिन इस बार राजपूत वोट डिवाइड होने के 2 मुद्दे हैं, अगर होते हैं तो। हाँ, राजपूत वोट डिवाइड होने के पीछे के मुद्दे ये हैं कि वहां मानवेंद्र सिंह अपनी तरफ से लॉबिंग कर रहे हैं। जाट मतदाता बेसिकली बीजेपी का वोटर है, जो बीजेपी ये मान के चलती है कि हमारे साथ जाएंगे, जैसे अल्पसंख्यकों को लेकर के कांग्रेस कॉन्फिडेंट रहती है। बीजेपी के साथ जाट राजपूत अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता है, वो पूरे के पूरे रविंद्र भाटी के साथ चले जाएं, ये मुझे नहीं लगता एक मोटा वोट शेयर इधर आएगा। लेकिन जहां तक जाट मतदाताओं का सवाल है, वही मतदाता तय करने वाले हैं कि तस्वीर क्या होने वाली है आने वाले इलेक्शन की। यकीनन जैसा 2014 में होता हुआ हमने देखा था, वैसा कुछ होता हुआ हम अभी देख रहे हैं, जो अंडर टेबल बातें होती और समाजों की बातें होती।
पॉइंट याद रखना पड़ेगा ना, आपको याद होगा हमने थोड़े दिन पहले बातचीत की है, कैलाश चौधरी जब ये कहते हैं कि भाई मेरी गलती की सजा मोदी जी को मत देना, है ना, ये वो कहते हैं, ये उन्होंने एक सभा में कहा जिस पर कांग्रेस भी वार कर रही है। जब रुआसे हो गए तो कोई तो कारण होगा। जाहिर सी बात है, वो उनकी वहाँ पर जो एंटी इनकम्बेंसी और कुछ नाराज़गी है, और कुछ मामले उनके वो वहाँ सभाओं में इस तरह के आए, समाज की नाराज़गी है। लेकिन उस यहाँ पर वो मोदी जी के नाम के साथ में वो निकलना चाहते हैं कि उसको आप भूलिए, अब वापस आप मोदी की गारंटी वो वहाँ दे रहे हैं। लेकिन ये बहुत दिलचस्प चुनाव होने वाला है, और ये इसमें मैं वो बात बताता हूँ कि दरअसल भाटी समर्थक के साथ मेरी वो डिबेट में क्या हुआ था। मैंने बोला कि आप किससे लड़ रहे हैं? बोले हम मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं। मैंने कहा तो आपकी लड़ाई किससे है? तो बोले जातिवाद से है। मैंने कहा जातिवाद मतलब कांग्रेस? बोले कांग्रेस से तो हमारी लड़ाई है ही है, लेकिन हमारी इशू पे लड़ाई है। मैंने कहा लड़ तो आप बीजेपी से रहे। बोले बीजेपी से हमारी कोई लड़ाई ही नहीं है। तो मैंने कहा पर आप तो चुनाव लड़ रहे हैं। रविंद्र सिंह भाटी जब खड़े हुए हैं तो टक्कर तो बीजेपी से भी। बोले नहीं, बीजेपी से कोई टक्कर ही नहीं। तो मैंने कहा अच्छा तो बीजेपी का कोई इशू? बोले बीजेपी का इशू तो हम बाद में देख लेंगे। मैंने कहा कोई फ्यूचर प्लानिंग है? तो उसके बाद वो कंफ्यूज थे या मैं कंफ्यूज हो गया मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उसके बाद गैस चेंज करना पड़ा। बहरहाल एक और इशू है जिस पर मैं बातचीत करना चाहता हूँ, थोड़ा सा लाइटर टोन पे ले जा रहा हूँ हार्ड इश्यूज के बाद। वैभव गहलोत से मीडिया ने ये सवाल पूछा, बीके भाई ध्यान दीजिएगा, बड़ी मजेदार बात है, कि अशोक गहलोत पर ये आरोप लग रहे हैं कि वो एक क्षेत्र में सिमट कर रह गए हैं, सीमित हो गए हैं। तो वैभव गहलोत ने किसी मंझे हुए राजनीतिज्ञ की तरह जवाब दिया कि मेरी शिकायत रहती है पापा से कि भाई आप मेरे पापा हो, आपको तो यहाँ पर बिजी होना चाहिए, लेकिन वो तो दूसरी जगहों पर घूम रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में गहलोत ने कुछ सभाएं इधर उधर की हैं। आज वो 12 अंता में थे और वहाँ वो उर्मिला बेन भाया के समर्थन में प्रचार कर रहे थे। कुछ जगहों पे उन्होंने जाकर के, वो उनकी कुछ व्यक्तिगत कहना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, क्योंकि उनका जिस तरह से कई लोगों ने पॉलिटिकली साथ दिया है, वो वहाँ जाकर के प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वो व्यक्तिगत ही ज़्यादा दिखती हैं। वो ऐसी नहीं दिखती कि कोई पार्टी चाह रही हो कि वहाँ वो स्टार प्रचारक की तरह जाएं, और अगर वो कहते भी हैं तो मुझे लगता है कि वो अपने स्केड्यूल से वो टाइम निकाल नहीं पा रहे या वो दे नहीं पा रहे। एक बार जो कुछ जोधपुर में हुआ, उस डिज़ास्टर के बाद में वो बिल्कुल भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। अगर घर की रसोइयाँ जालोर में खुल चुकी हों, अगर ये कह दिया जाए कि भाई रसोई हमारी यहाँ खुल गई है, आपको पता है अब यहाँ से नहीं जाने वाले, जब तक ये बात कह दी गई हो तो फिर ससुर जी भी उसी रसोई से खाना खाएंगे, ये बात है, इसलिए वो वहीं पे हैं। और अगर वैभव ये चीज़ कहते हैं कि उनको अपने पापा से कुछ और भी कुछ ज़्यादा चाहिए, तो ये उसी बच्चे की तरह है जो समझता है जब बाज़ार में होता है तो उसे लगता है कि दुनिया की सारी चीज़ें वो खरीदी जा सकती हैं क्योंकि उसके पिताजी उसके साथ हैं, है ना। तो अब अगर उसके पिताजी उसको थोड़ा सा भी कम समय दे रहे हैं तो उनके पास कहने का ये जायज़ है कि क्योंकि वो बेटे हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, पर इसमें पॉलिटिक्स उनकी मैच्योर्ड है। उन्होंने कहा मुझे और चाहिए, पिताजी मुझे इतना टाइम दे नहीं पा रहे। क्या शब्द थे उनके कि निराधार आरोप है, मेरी तो शिकायत है कि आप मेरे पिता हैं तो इस सीट पर आकर ज़्यादा संभालें। हालांकि वो ज़्यादा संभाल रहे हैं, मतलब दिखने में तो यही प्रतीत होता है। आपने घर के रसोई की बात की, मुझे लगता है कि आने वाले समय में जैसे राहुल जब आप यहाँ पर आएंगे, अपनी पूरी फैमिली को लेकर आएंगे, तो बच्चों का एडमिशन भी तो कराएंगे। इलाका तो बच्चों ने भी देख लिया है, बच्चे भी तो मंच पर नज़र आ रहे हैं। हालांकि आज एक और बच्ची मंच पर नज़र आई, अखिलेश यादव की बेटी, और काफ़ी सुर्खियाँ बटोर रही हैं। ऑटोमेटिक एक फ़ैन फॉलोइंग रेडीमेड तैयार है, सोशल मीडिया पर उसे सर्च किया जा रहा है, सारी चीज़ें। लेकिन सवाल वही कि वैभव गहलोत क्या सचमुच अब मंझे हुए खिलाड़ी हो चुके हैं, या जैसे जादूगर के कुछ ऐसे सबॉर्डिनेट्स होते हैं ना, जो हेल्पर्स होते हैं, जो ताउम्र या तो हेल्पर रह जाते हैं और मेन अपना शो कहीं क्रिएट नहीं कर पाते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक सेपरेट लाइन पकड़कर एक बड़े जादूगर बन जाते हैं। आप इस बात से आप और पुख्ता कर सकते हैं कि उनका कोई ऐसा बयान नहीं आया जो उन्हीं के ऊपर, मतलब जो सेल्फ गोल जैसी स्थिति, तो ये भी एक बड़ी बात है। इसको आप मान सकते हैं। हाँ, एक बेटा भारतीय पॉलिटिक्स में है जो ऐसा करता है, आप ये कहना चाहते हैं? आप ये भी मान कि आप वो एक राष्ट्र थोप देगा भाई। मैच्योर हो गए हैं, इस बात को अंदाजा आप लगा सकते हैं, और फूक फूक के कदम रख रहे हैं। लेकिन इसमें एक और दिलचस्प मैं एंगल ये डाल देता हूँ कि अंदर की खबर कुछ और है कि हाईकमान का फ़ोन आया कि आप जाइए, तो अभी भी पायलट
और गहलोत की जो पॉलिटिक्स है कांग्रेस के अंदर, वो भी अंदर अंदर चल रहा है। पायलट अपने लोगों को, जो उनके समर्थक थे, उनको जिताने की कोशिश में जुटे हुए हैं। उनका सिर्फ फोकस उसी के ऊपर है। गहलोत अपने गजब का, गहलोत भी कोशिश कर रहे हैं अपने समर्थकों का, ऐसा नहीं समग्र एक जैसे कांग्रेस को जिताने की कोशिश की जगह गहलोत अपनी लोगों को और पायलट अपने लोगों को, अपने समर्थकों को, जिनको टिकट उन्होंने दिलाया, अब उनको जिताने की जिम्मेदारी उनकी है। तो ये शायद ये एक बड़ी बात हो सकती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए, कि इस तरह से जो दो धड़े में अभी कांग्रेस है, तो आगे इसका राजस्थान की राजनीति में जो इम्पैक्ट है वो तो आगे देखने को मिलेगा। अगर हम किसी पर्सन की पॉलिटिकल पार्टी से आइडेंटिटी को साइड में रख दें और सिर्फ पर्सनालिटी को देखें, तो क्या प्रहलाद गुंजल अगले सुब्रमण्यम स्वामी हैं? अब ये सवाल मेरा क्यों है, उसके पीछे भी मैं चला जाता हूं। उन्होंने ओम बिरला पर एक आरोप लगाए हैं और उनको ये उम्मीद थी कि शायद अमित शाह आएंगे तो मंच से जवाब देंगे, लेकिन अमित शाह है, कोई जवाब उन्होंने दिया नहीं। उनका ये कहना था कि ओम बिरला ने एक फॉर्च्यूनर का पास पार्लियामेंट से इशू करवाया, जिसके संबंध में वो लगातार 2014 से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को खत लिख रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं आया कि वो जो फॉर्च्यूनर है वो दाऊद इब्राहिम के पार्टनर जोशी गुटकेवाला की गाड़ी है। मतलब माफिया और टेररिस्ट कनेक्शन पर सेंटर जवाब दे, ये प्रहलाद गुंजल का कहना था। और अगर वो 2014 से खत लिख रहे हैं तो क्या वो सुब्रमण्यम स्वामी है? सुब्रमण्यम स्वामी की अपनी राजनीतिक इच्छाएं हैं और जब वो पूर्ण नहीं होती हैं तो उनके अंदर एक गुस्सा दिखाई देता है। जब वो कांग्रेस में थे तब भी दिखाई दिया था और वो जब बीजेपी में थे तब भी दिखाई दिया था। अगर वो सुब्रमण्यम स्वामी हैं तो उनको सबसे पहले तो किसी पंडित के पास जाकर एक अच्छी पूजा करानी चाहिए। वो पूजा इसलिए करानी चाहिए कि सुब्रमण्यम स्वामी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने आप को पूरा झोंक दिया, बावजूद इसके पॉलिटिकली उनको कुछ हासिल नहीं हुआ। वो नहीं चाहेंगे कि मैं सुब्रमण्यम स्वामी हूँ, वो कुछ ना कुछ हासिल करना चाहते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं प्रहलाद गुंजल को देखता हूँ, प्रहलाद गुंजल के लिए कांग्रेस में उस तरह की जगह नहीं है जैसी उनके लिए बीजेपी में थी। लोकल पॉलिटिक्स में वो चूंकि एक बहुत बड़े पेड़ के सामने ऐसे फंस गए हैं कि उनके पास कोटा और कोटा के आसपास मांगा है, वो ये वैसा है कि चोटी बांध ली जैसा कुछ है। बिल्कुल उनके बीच में शुरुआत से अदावत है, दोनों के बीच में शुरुआत से अदावत है। अल्टीमेटली जहां तक मैं उनको देख पाता हूं, चाहे मानवेंद्र सिंह ने कौन सी कम चोटी बांधी थी, जल हाथ में लिया था, कस्में खाई थी, एक बड़े पॉलिटिकल फैमिली से थे, कहाँ आए वापस? किरोड़ी लाल मीणा कसम खा चुके थे कि मैं तो इस पार्टी को देशनाबूद कर दूंगा, कहाँ आए वापस? हनुमान बेनीवाल सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, कांग्रेस को गाली देते बीजेपी से निकले, बीजेपी को गालियां दी, लेकिन बीजेपी बाद में जाकर के उसी बीजेपी के साथ में अलायंस हुआ और वो सांसद बने। तो ये जो पॉलिटिक्स फिर कांग्रेस से भी हो गया। अब आप इस चीज को तो जान लीजिए कि जिस जगह की और जिस गुंजाइश की वो इच्छा रखते हैं कांग्रेस में, वो उसे मिलेगी, इस बात में मुझे डाउट है। अल्टीमेटली कहीं ऐसा नहीं हो कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक दिन एक कार्यक्रम हो, वहाँ प्रहलाद गुंजल खड़े हों, फ्लैशबैक आए किरोड़ी लाल मीणा का कि जहाज से उड़ा हुआ परिंदा वापस उड़कर जहाज पर ही आता है, सुबह के भूले को अगर शाम को वापस घर लौट जाए तो भूला नहीं कहते हैं। तो फिर वही बातें होने लग जाएंगी, है ना? तब कोई नहीं पूछेगा कि वो गाड़ी कौन सी थी, अजमेर नंबर की फॉर्च्यूनर जिसका ये जिक्र था, वो जिक्र था, पास इशू। उनके बयान के हिसाब से तो भाई तब तो बीजेपी में ही थे ना, बीजेपी में रहते ही हुए उन्होंने 2014 से अगर वो खत लिख रहे हैं, अगर देखो ये फायर ब्रांड लीडर रहे हैं वो हमेशा से, और ये बीजेपी के लिए उन्होंने की भी ताकत रही है इसी तरह के पे, जो उन्होंने कोटा में जिस तरह की पॉलिटिक्स की है वहाँ पर। तो अब लेकिन अब उनके लिए बड़ी चुनौती है कि पहले मंच से पहली बार ही उनका सामना धारीवाल से हुआ और उसमें तलखी हुई दोनों के बीच में बात, उनको फिर बाद में बयान देने पड़े। तो ऐसा नहीं है कि इतना आसान रहा नहीं है वहाँ पर उनके लिए, लेकिन चर्चित सीट है, दिलचस्प मुकाबला है, और लेकिन अब वो देखना होगा। इन चुनावों से पहले एक चर्चा भी थी कि उनकी विधानसभा चुनाव हालांकि वो हार गए धारीवाल से, पहले ये चर्चा भी थी कि उनकी ओम बिरला के साथ में कुछ बैठक हुई है और दोनों के बीच में बात हुई है। क्या हुई विधानसभा चुनाव में? हमने देखा कि वो जब ओम बिरला से मिलने पहुंचे उसी के बाद टिकट अनाउंस हुआ। कभी 2014 से अगर वो लेटर्स लिख रहे थे
मैं सुब्रमण्यम स्वामी इसलिए भी नहीं मानता, सुब्रमण्यम स्वामी जहाँ भी हों वो बड़े मुखर होकर के बोलते हैं और वो हर चीज़ को बिल्कुल पब्लिक बोलते हैं, चाहे नेशनल हेराल्ड केस हो, चाहे टाटा टक हो, चाहे ये हो, चाहे वो हो, जहाँ जहाँ उनको जानकारी होगी वो बोलेंगे और बोलने के बाद वो तो कोर्ट में जाकर के लड़ भी जाएंगे, वो याचिकाएं दायर कर देंगे। अगर ऐसी कोई बात थी और अगर उनकी नॉलेज में थी तो जनता भी सवाल पूछेगी कि आपने अभी तक ये अपने मन के अंदर दबा करके क्यों रखी। क्या आप उन लेटर्स को लिख करके किसी को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे या कोटा की पॉलिटिक्स को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे? आपको पब्लिक फोरम पे आना चाहिए था, ये सवाल और ये जानकारी जनता के बीच में रखनी चाहिए थी। आप इतने दिनों से चुप क्यों थे? ये चुप्पी भी जवाब मांगेगी कि आज आप बोल रहे हैं क्योंकि आप दूसरी गाड़ी पे सवार हो गए और अब आप उससे अपना नफा खोजने की कोशिश कर रहे हैं, जो तब भी कर रहे थे लेकिन चुप रहते हुए। और अब कमिंग बैक टू वोटिंग परसेंट, एक बार फिर हम वोटिंग परसेंटेज पर आ रहे हैं क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज लेने वाला है। इस परसेंटेज की साइकी सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, फिफ्थ फेज में क्या रहेगी, खासकर सेकंड फेज में क्या रहेगी, क्योंकि जो वो इमीडिएटली अब कुछ ही दिनों में है। किसके लिए बड़ा चैलेंज होगा? पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, इलेक्शन कमीशन के लिए, मीडिया के लिए? ये किसके लिए बड़ा चैलेंज रहने वाला है? और इसमें आपको मैं एक इनपुट डाल देता हूं कि जो फलौदी का सट्टा है, वहां आज सुबह मेरी बात हुई जो इस तरह काम करता है। उन्होंने कहा एक तो आप इसको सट्टा, कहाँ है ईडी, कहाँ है सीबीआई? एक उसने ये कहा कि एज ए पत्रकार मैंने पूछा तो उन्होंने कहा सट्टा बाजार मत कहिए क्योंकि हमारा फलौदी जिला हो गया है अब, और इस सट्टे बाजार की जगह ये हमारा, उसने कुछ नया मार्केट का नाम लिया कि ये मार्केट कोई नया, हाँ एक मार्केट कुछ बदल दिया उन्होंने कि इसका मॉडर्न कोई नाम था कि वो मार्केट हो गया, मार्केट तो नाम बदल दिया उसने। और उसके बाद मैंने ये तमाम इसके ऊपर कि ये परसेंटेज के बाद में क्या बदला है, तो उसने ये कहा कि कुछ नहीं बदला है, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि कोई 3 लाख 4 लाख 5 लाख वाले हैं वो लाख 2, वो सब में ही कम हुआ है परसेंटेज। उनका कैलकुलेशन और होता है, जिसमें शादी है तो क्या बीजेपी के वोट बैंक की शादियां हैं, उन्हीं के परिवारों में, कांग्रेस की साथ नहीं है। उनका जो तर्क था वो उन्होंने ये दिया कि ये वोटिंग परसेंटेज दोनों पार्टियों का ही कम होगा, वो ठीक है। जो टोटल वोटिंग हुई है वो टोटल वोटिंग कम हुई है तो दोनों ही पार्टियों के लिए उसमें जो जीत हार का मार्जिन है वो कम होगा, ये कहा है। बाकी उन्होंने आज भी ये कहा है कि ये 25 सीटें, 23 से लेकर 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये वो उधर से प्रिडिक्शन आया है, लेकिन मेरा सवाल था चैलेंज और साइकी। मैं आपके सवाल पे आके ये ज़रूर कह सकता हूँ और मुझे इस बात का विश्वास है, आप देखिएगा अगले दौर में आपको ये वोटिंग परसेंटेज इतना कम, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है और ये हाँ चाहत भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें। ये कम होने के बाद में अब दोनों ही पार्टियां अपनी तरफ से अपने वर्कर्स को और एक्टिव करती हुई दिखाई देंगी। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि खास तौर पर जो पॉलिटिकल पार्टियां, एक पार्टी तो ये मान चुकी है कि साहब क्या ज़्यादा मेहनत करने कोई मतलब नहीं है। जो मैंने अभी मेरे एक मित्र हैं जयपुर में चुनाव लड़ रहे हैं, उनके साथ भी होते हुए देखा, बहुत ज़्यादा मेहनत वहाँ से होती हुई दिखाई नहीं थी। और एक तरफ ऐसा था कि अब भाई मेहनत करने की ज़रूरत क्या है जब जीतना ही हमको है। ये जो दोनों मनोभावनाएं हैं ये कार्यकर्ताओं के बीच में थी, ठीक वैसी ही जैसी 2004 के चुनाव में हमने इंडिया शाइनिंग के वक्त देखी थी। एक पार्टी के अंदर ऐसी, दूसरी की पार्टी के अंदर ऐसी। इसके तो क्या इस भावना को नवनीत राणा भाप गई थी? वो अकेली ऐसी थी। आप कह रहे हैं एक कोई, आपने शुरुआत में इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हुए उन्होंने बोला कि एक कोई पता था, और बिल्कुल पर अगले फेज के अंदर जो आपका दूसरा सवाल था, ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देगा। आज के बाद में आप देखेंगे कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को, रूट लेवल कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने की कोशिश करेंगे और इसका परिणाम आपको नेक्स्ट फेज में दिखाई देगा। परिणाम तो यही दिखेगा कि कार्यकर्ताओं में भी जो एक होड़ मची रहती है ना, वोटर्स को पोलिंग बूथ तक ले जाने की, वो पर्ची बांटने के लिए आप देखेंगे जगह जगह कॉलोनीज में जो टेंट लगा के बैठते हैं, वहाँ पर भी भीड़ें कम थी, ऐसा नहीं है। और कार्यकर्ता भी उतने एक्टिव नहीं थे, हो सकता है उस दिन वो भी एक्टिव हों। तो चलिए फिलहाल इतना ही, ये था सुर्खियों से आगे। नमस्कार।